बुंदेलखंड अब अपनी पहचान बदल रहा है। दशकों के पिछड़ेपन की जंजीरों को तोड़कर अब विकास पथ पर अग्रसर हो रहा है। विकास की इस गाथा में कुछ लोग अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं झांसी ललितपुर सांसद पंडित अनुराग शर्मा। कॉरपोरेट सेक्टर से समाज सेवा में आए पंडित अनुराग शर्मा यहाँ के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमने ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के मुख्य अंश। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले पंडित अनुराग शर्मा जी। आइए करते हैं उनसे बातचीत। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार। नमस्कार जी। अनुराग जी, आप कॉर्पोरेट सेक्टर से समाज सेवा के क्षेत्र में आए, कैसा अनुभव रहा? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस कार्य से मैं आया था कॉर्पोरेट सेक्टर से, उसमें हम ऑलरेडी समाज सेवा करते थे। मैं इसलिए आया था क्योंकि इसमें हम कुछ पॉलिसी चेंजेस, कोई ऐसी चीज़ें करना चाह रहे थे जिससे विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोगों का विकास हो सके। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि सरकार इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है। अनुराग जी, बुंदेलखंड में विकास की बातें बहुत हो रही हैं जी, लेकिन धरातल पर कुछ कार्य कम नजर आ रहा है, ऐसा क्यों है? धरातल पे ये गलतफहमी है, क्योंकि एक हमारे वहाँ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए, एक तो होता है शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट जो आप साल भर में कंप्लीट कर लो, 6 महीने में कंप्लीट कर लो। बुंदेलखंड की जो समस्याएं हैं वो लंबे समय वाली समस्याएं हैं, क्योंकि बहुत समय से चलती हैं और लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस हैं। तो अभी कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस वाली समस्याएं जो हैं उस पर कार्य शुरू हो गया, तो उनको कंप्लीट करने में स्पेशली विशेष रूप से जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, अब जैसे हमारे वहाँ डिफेंस कॉरिडोर है, तो आप 2000 हेक्टेयर में आप ज़मीन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2000 हेक्टेयर ज़मीन एकत्रित करने में भी और लोगों को कन्विंस करने के लिए बिना किसी झगड़ा किए ये करे समय लगता है। ऐसे ही हमारे वहाँ पेयजल की योजनाएं हैं, अभी अनाउंस हुई हैं, तो उसमें मुझे बहुत खुशी है कि झांसी के बहुत सारी जगहों पे अमृत जो पेयजल योजना थी उसके पानी आना शुरू हो चुका है। और 3 साल का प्रोजेक्ट था, दूसरा साल खत्म हुआ है, दूसरे साल में बहुत सारे घरों में पानी आ रहा है। मैं खुद देख के आया हूँ। अब 1 साल और लगेगा, 1 साल में हम सब जगह पानी पहुँचा देंगे। तो ऐसे समय वाले प्रोजेक्ट्स हैं कुछ। झांसी शहर का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रहा है सीपी बाजार पुल। हाँ, वो तो एक पूरा हादसा रहा है। जी जी, उसमें अब आपको समझना चाहिए कि ये स्टेट सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का प्रोजेक्ट था। तो स्टेट सरकार, जो पुरानी स्टेट सरकार थी, सापा की गवर्नमेंट थी, उन्होंने पूरा पैसा उस कॉन्ट्रैक्टर को रिलीज नहीं किया। वो कॉन्ट्रैक्टर कोर्ट चला गया, कोर्ट में फंसा रहा। तब मैं जब सांसद बना तो उसके बाद जाके हमने सेटलमेंट कराया उसका, तब उसने जाके रिलीज़ किया। फिर हम उसको रेलवे को हैंड ओवर कर पाए। फिर रेलवे ने पूरी रीटेंडरिंग का वापस प्रोसेस होगा, तो उसमें पूरे के पूरा 1 साल व्यतीत हो गया। और फिर उसमें गर्डर की समस्या आ रही है, अलग समस्या आ रही है। मुझे बहुत खुशी है कि पहली हफ्ते अप्रैल में हम उसको चालू कर दें। बुंदेलखंड में हथकरघा को लेके भी काफ़ी समस्याएं हैं और सरकार द्वारा, आपकी राज्य सरकार द्वारा भी काफ़ी वादे किए जाते रहे, लेकिन धरातल पर उस क्षेत्र में भी कुछ दिखाई नहीं दिया। उसमें हमने 2 प्रोजेक्ट सैंक्शन कराए थे, एक ललितपुर के लिए जहाँ पे चंदेरी की साड़ियाँ बनने लगी हैं, और दूसरा जो बड़ा वाला है वो था मोरानीपुर के बुनकरों के लिए। तो वो प्रोजेक्ट सैंक्शनड है। अब बुनकर समाज को एकत्रित होना है कि वो अपना एक NGO या एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन तैयार करें। तो जब उसमें वो एकत्रित हो जाएंगे, तो अभी उसका भी मैंने काम कंप्लीट कराया है, क्योंकि लोग जल्दी थोड़ा बहुत पैसा लगाना है, वो देना नहीं चाह रहे। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको बाकी समाज से आग्रह करें कि उन लोगों को जोड़ा जाए, सबको जोड़ा जाए। कुछ पैसे उसमें खुद लगाने पड़ते हैं, क्योंकि बाकी सारी सुविधाएं उसमें फ्री की हो जाएंगी। अनुराग जी, बुंदेलखंड में पानी की समस्या आज भी विकराल रूप धारण किए हुए है। इसकी ओर आपकी सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बुंदेलखंड की हमेशा से समस्या रही है, सदियों पुरानी समस्या है। बुंदेलखंड की समस्या हजारों साल से पानी की अभी हो गई है, तो इसके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश की गई है। एक मुझे बहुत खुशी है कि हर घर जल में सबसे पहले अगर सरकार ने किसी जगह को चिन्हित किया था वो था बुंदेलखंड, और मुझे बहुत खुशी थी कि उसमें मेरे सांसदीय क्षेत्र में दोनों जगह पे, झांसी और ललितपुर पे, कार्य चालू हो गया है सुचारू रूप से। और बहुत सारे गांव हमने चिन्हित कर दिए हैं
जहाँ पे हर घर पेयजल के लिए सरकार का प्रोजेक्ट शुरू काम हो चुका है। दूसरी चीज़, अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना इस बार साकार करने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद रखता हूं कि कुछ महीनों के अंदर ही हम उसका शिलान्यास उनके कर कमलों द्वारा करा सकेंगे। आज हमारी सरकार मध्य प्रदेश में भी है और हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में भी है। इसका लाभ हमको ये मिला है बुंदेलखंड को कि दोनों सरकारों के बीच में समझौता जो 2004 से अटका हुआ था वो फाइनली जाकर पूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ। प्रधानमंत्री के देखरेख में जल शक्ति मंत्रालय से गजेंद्र जी मंत्री जी ने, शेखावत जी ने खुद उसमें बहुत मेहनत करी और उसको देखते हुए कि आज वो 36,000 करोड़ की योजना पे दस्तखत हो गए। अंगार जी, बुंदेलखंड में अन्ना जानवरों की समस्या आज भी बनी हुई है। हालांकि यूपी सरकार द्वारा जगह जगह गौशालाएं खोली गई हैं, परंतु उनके परिणाम जो है उतने सकारात्मक नहीं रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, इसमें मैं गलतफहमी दूर कर दूं। एक, बुंदेलखंड में जो हमारे वहाँ हमेशा से अन्न प्रथा की बहुत सालों से बढ़ती जा रही थी समस्या, इसमें केंद्र सरकार की ओर से मैंने बहुत कोशिश करी। तो अब हमारे वहाँ गौशाला जो बनी है उनमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जा रहा है, चालू हो चुका है कार्य। तकरीबन 15,000 से ज़्यादा अधिक गाय गर्भवती हो गई हैं, जिसकी वजह से उनकी नस्ल बदलने की कोशिश में कर रहे हैं। हमारे बुंदेलखंड में जो गाय हैं वो 1.5 से 2 लीटर के बीच में दूध देती हैं। इसलिए किसान या कोई भी जो गाय रखता है वो जब दूध नहीं दे रही होती है या कम देती है तो छोड़ देता है। अगर हम उस नस्ल को सुधार देंगे और वही गाय 8 से 10 लीटर दूध देने लगेगी तो अपने आप ही बुंदेलखंड की ये समस्या सॉल्व होने लगेगी। दूसरी चीज़, गौशाला में अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हर गाय के लिए 30 रुपये, अगर आप गाय घर ले जाते हैं तो 30 रुपये प्रतिदिन के चारे की व्यवस्था करिए। तो अगर आप गाय ले जा रहे हैं, गाय दूध दे रही है, उसका आपको अलग फ़ायदा। 900 रुपये प्रति गाय आपको अपने घर पे गवर्नमेंट आपको पैसे देने की व्यवस्था कर रही है। इसलिए अगर आप अभी गाँव में जाएँ मेरे, तो अब उतने ट्रैफिक जैम्स, उतनी अन्न प्रथा कम। अंगार जी, आजकल किसान आंदोलन काफ़ी चर्चाओं में है। ऐसे में बुंदेलखंड के किसानों के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने किसान भाइयों को, विशेष रूप से बुंदेलखंड के किसान भाइयों को हमेशा आग्रह करता रहा हूँ कि ये जो तीनों विधेयक आए हैं बुंदेलखंड के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। क्यों? पहली चीज़, हमारे वहाँ एक उत्पाद कम होता है, तो जब किसान भाई के वहाँ उत्पाद ही कम होता है और उसको दूर दराज मंडी पे जाना पड़ता है तो बहुत देर का उसको ट्रांसपोर्ट लगता है। क्योंकि बुंदेलखंड का अगर आप आकार देखें और ये देखें तो हमारे वहाँ मंडियाँ दूर दूर फैली हुई हैं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट का कभी बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है उसको, क्योंकि बुंदेलखंड एक दूसरे में बिल्कुल सम्मिलित सा ही है, चाहे यूपी में गया, एमपी में गया। आज वो रिस्ट्रिक्शन हट गया। तो जो मेरा किसान मेहरौनी में है या मदनपुर में है, जो बिल्कुल ही सागर से लगा है, उसको 80-100 किलोमीटर दूर आना पड़ता बड़ी मंडी में माल बेचने के लिए। अब वो सागर की मंडी में जाके भैया बेच सकते हैं। दूसरी चीज़, अक्सर हमारे वहाँ क्योंकि किसानों के खेत बुंदेलखंड में छोटे होते हैं और उत्पाद कम होता है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉर्पोरेट कर जाएंगे, ये बिना बात का हल्ला है। क्यों है बिना बात का हल्ला? इसको मैं आपको एक ही संक्षेप में कह देता हूँ। आज हम सब जने अपनी ज़मीनें बटाई पे देते हैं, वो भी तो एक तरीके से कॉर्पोरेट फार्मिंग है कि नहीं है? बटाई पे मैंने ज़मीन दी तो मैंने बटाई का करा तो मेरे को उत्पाद पे हुआ ना, मेरी ज़मीन थोड़ी दूसरे किसान भाई ने ले ली है। तो अक्सर बुंदेलखंड में ये प्रथा है, हम सब जने देते हैं, मैं अपनी खुद ज़मीनें देता रहा हूँ। तीसरी चीज़ बहुत बड़ी इसमें है, बुंदेलखंड के किसान भाइयों के लिए महारानी लक्ष्मीबाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हमने उसकी शुरुआत कर दी है और इस यूनिवर्सिटी में सबसे इम्पोर्टेंटली रिसर्च हो रही है। रिसर्च ड्रिवन हम इसको करा रहे हैं, IGFR को करा रहे हैं, कैफरी को करा रहे हैं। अंगार जी, जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आप लोगों से बस 1-2 आग्रह करूंगा। कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी काफ़ी दिन और चलेगा। अभी भी
वैक्सीन भी आ गई है। जिन लोगों को वैक्सीन लग सकती है वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। मेरे घर में मेरी माँ को, जिन लोगों को भी लग सकती थी, हमने सबको लगवाई है। दूसरा आग्रह ये कहूँगा कि 2 गज जरूरी और मास्क अभी भी जरूरी है। कृपया करके अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। ऐसे में ढील नहीं बरतें। मेरी ओर से आपके सारे व्यूअर्स को, सारे दर्शकों को बहुत 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 होली की शुभकामनाएं। भगवान का आपके पास हमेशा आशीर्वाद बना रहे और मैं कामना करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एक बार पुनः जाते जाते आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का यह त्यौहार हंसी खुशी मनाएं, लेकिन ध्यान रखें 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। दोस्तों, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे, मनोज पुरोहित को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।